आज हम पढ़ेंगे मुगल काल। मुगल काल दिल्ली सल्तनत के बाद एक ऐसा काल है जो लंबे समय तक भारत पे शासन किया। और यह टॉपिक हम आज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पिट का ये एक महत्वपूर्ण भाग है। और साथ में आने वाला कोई भी एग्जाम जैसे कि वीडियो लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसका है। तो वीडियो क्लास तक बने रहें और आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी आपकी है, वो आप कमेंट में अपनी बात कहते जाए। देखिए, मुगल काल प्रारंभ होता है दिल्ली सल्तनत के बाद, यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोदी, उसके पतन के बाद, उसकी हत्या के बाद जो नए वंश या फिर नए शासन की व्यवस्था यहाँ पे लागू होती है, उसको कहते हैं मुगल काल। तो देखेंगे इसकी पूरी। देखिए, मुगल काल के जो संस्थापक हैं, मुगल के जो संस्थापक हैं, वो एक तरीके से हम मान लेते हैं आपके बाबर को। किसको मानेंगे हम? बाबर को मानेंगे। अब देखिए, बाबर के जो माता और पिता थे, बाबर के जो माता और पिता थे, उसमें देखिए जो माता थी वो मंगोलों के समूह से आती थी और जो पिता थे वो तुर्कों के समूह से आते थे। तो जो बाबर है ना, वो मंगोल और तुर्कों दोनों का मिश्रण है और एक तरीके से ये शाही वंश के भी हैं। तो इसी वजह से बाबर के अंदर जो महत्वाकांक्षी और नेता वाली जो एक भूमिका थी, वो ऐसे नहीं था, वो रक्त समूह से निकला हुआ था। अब हम देखेंगे, अगर हम बात करेंगे बाबर के बारे में, तो बाबर का जो जन्म हुआ है वर्तमान में उज्बेकिस्तान, और इसका पुराना नाम फरगाना था, वहां पर इनका जन्म हुआ। और उसके बाद ये तुर्की और फारसी के अत्यंत प्रकार विद्वान थे। साथ में इन्होंने सैन्य अभियान चलाया शासन में आने के लिए, और इन्होंने मध्य एशिया में काफी प्रयास किए। इनको असफलताएं भी मिली। असफलताओं के बाद इन्होंने भारत की तरफ अपना रुख किया, यानी कि भारत की तरफ देखा। अब जब भारत की तरफ इन्होंने रुख किया तो इन्होंने अपने युद्धों में तोपखानों का प्रयोग किया, और इसी कड़ी में इनका जो है प्रथम भारत में पहला पानीपत का युद्ध होता है। प्रथम पानीपत का युद्ध होता है, कब होता है? 21 अप्रैल 1526 में। कब होता है? 21 अप्रैल 1526 में। किसके बीच में होता है? वो होता है इब्राहिम लोदी, यानी कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और मुगल वंश के संस्थापक जो थे उनके बाबर के बीच में होता है। इसमें इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी जाती है और वहीं से जो है भारत में शासन सत्ता मुगलों की एक नींव पड़ती है। उसके बाद जो है बाबर के द्वारा अन्य युद्ध लड़े गए, जैसे कि खानवा का भीषण संग्राम हुआ 1527 में। उसके बाद चंदेरी का निर्णायक विजय हुआ 1528 में। अब देखिए, जो खानवा का जो युद्ध हुआ था ना, वो हुआ था राणा सांगा के और बाबर के बीच में हुआ था। किसके में हुआ था? राणा सांगर और बाबर के बीच में हुआ था। उसके बाद उसी युद्ध में, यानी कि खानवा के भीषण संग्राम युद्ध में, पहली बार जिहाद शब्द का प्रयोग और जिहाद का नारा बाबर ने दिया था। यानी उनको यह लगा कि जो भारत के मुसलमान हैं, उन भारत के मुसलमानों को भी अपने पक्ष में करके लड़ा जा सकता है, तो उन्होंने जिहाद का एक नारा दिया। साथ में उसके बाद चंदेरी का निर्णायक विजय हुआ। इन्होंने राजपूत शक्तियों को पूरी तरह से तोड़ दिया, यानी कि जो चंदेरी का जो युद्ध हुआ, राजपूत को पूरी तरीके से तोड़ दिया। मुगलों का आधिपत्य हो गया, यानी कि राजपूतों का जो किला था उस पर मुगलों का अधिकार हो गया, और वहीं से मुगल जो है शासन सत्ता में आती है। अब देखेंगे, इसके अलावा घाघरा का युद्ध लड़ा जाता है। घाघरा का युद्ध कब लड़ा जाता है? 1529 में लड़ा जाता है, और ये बिहार और बंगाल में संयुक्त लड़ा जाता है। और इसमें जो है थल और जल दोनों सेनाओं का प्रयोग बाबर करती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि बाबर ने अपने इस पूरे जीवन का चित्रण किया। पूरे जीवन को उन्होंने तज़्ज़ुक़ ए बाबरी आत्मकथा लिखा, जिसको बाद में बाबरनामा कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे कि पानीपत के विजय के बाद इन्होंने सुंदर काबुली बाग मस्जिद बनवाया, विशाल जामा मस्जिद का निर्माण कराया। तो स्थापत्य कला में बाबर का इतना योगदान रहा है, और साथ में बाबर ने ही मुगलों के लिए यहाँ पे शासन की नींव रखी। अब उसके बाद जो महान आते हैं राजा हुमायूं, जिनके वजह से भारत में काफी जो मुगलों का साम्राज्य है विस्तार हुआ, और एक तरीके से जो है केंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण यहाँ पे देखने को हमें मिलता है।
तो अगर हम देखेंगे कि जो हुमायूं थे, इनका जीवन शुरू से ही संघर्षपूर्ण रहा है, क्योंकि 1530 में नसरुद्दीन हुमायूं ने गद्दी पर बैठते हैं और उसके बाद जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं वो अपने भाइयों से इनका भाइयों की महत्वाकांक्षाओं की वजह से इनको अपने विरोध का सामना करना पड़ता है अपने भाइयों और परिवार के वजह के साथ में। और इनका जो है ज्योतिष में बहुत विश्वास था, अटूट विश्वास था। इसीलिए जो हुमायूं थे वो 7 दिन अलग अलग रंगों के कपड़े पहनते थे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी रंगों का महत्व प्रत्येक दिन अलग होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि चौसा का युद्ध लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। किसके बीच में लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1539 में गंगा नदी के तट पर। अब इसमें क्या है, हुमायूं की इसमें हार हुई थी। क्या हुआ था? हुमायूं का हार हुआ था चौसा युद्ध में। उसके बाद कन्नौज का जो बिलग्राम युद्ध होता है वो कब लड़ा जाता है? दोबारा लड़ा जाता है शेरशाह के बीच में और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं पूरी तरीके से हार जाता है, पूरी तरीके से पराजित हो जाता है। उसके बाद क्या है, इसको मजबूरी में 15 वर्षों के लिए भारत छोड़कर भागना पड़ता है। अब वो 15 वर्षों के लिए अफगान रहे, मध्य एशिया किस देश में रहे, अभी तक इस पे विवाद बना है, क्योंकि अन्य इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, इस 15 वर्षों में सूर्यवंश का यहाँ पे शासन हो गया। और जब मुगल उसके बाद इस 15 वर्षों में पूरी तरीके से सूर्यवंश का शासन हो गया और मुगलों का एक तरीके से पतन हो गया था। अब अगर हम बात करेंगे एक हुमायूं के निर्वासन का और वापसी का एक चलचित्रण हम देखेंगे कैसे कब क्या हुआ। तो 1540 से 1554 के बीच में जो है भारत से हुमायूं बाहर चले गए थे, भाग गए थे, क्योंकि उसने चौसा युद्ध में, कन्नौज युद्ध में वो हार गए थे। उसके बाद जो है 1555 में सरहिंद युद्ध लड़े और इसमें सिकंदर सूरी पूरी तरीके से हार गया था और हुमायूं ने पुनः दिल्ली में अपने गद्दी को पे वापस बैठा था। उसके बाद 1556 में इसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है 1556 में। और उसके बाद जो इनका पूरा जीवन है, एक कवि है जिनका नाम है लेनपूल, एक लेखक और कवि है लेनपूल। इन्होंने अपनी रचना में लिखा है कि हुमायूं पूरा जीवन लड़खड़ाता हुआ चला है। अब हुमायूं पूरा जीवन लड़खड़ाता हुआ चला है, वो एक तरीके से कथन है, वो यह नहीं कि उसको कोई शारीरिक विकलांगता थी, वो इसलिए क्योंकि वो अपनी शासन सत्ता को बचाने के लिए कभी भारत से बाहर भागा, कभी भारत में युद्ध करता रहा, यानी कि उसको शांति स्थिर होकर बैठने का कभी अवसर नहीं मिला। उसको हमेशा अपने शासन को बचाने के लिए भागना पड़ा, दौड़ना पड़ा। और इसी उसके जीवन चरित्र को एक कथन के रूप में क्या बोलते हैं कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा। लड़खड़ाता का मतलब वो अपनी कभी स्थिर शासन को नहीं चला पाया। उसके बाद हुमायूं के बाद हुमायूं का जो मकबरा है, देखिए जो हुमायूं का मकबरा है वो आपका कहाँ बना है? वो आपका दिल्ली में बना है। दिल्ली में बना हुमायूं का मकबरा और चारबाग शैली का बना है। चारबाग शैली का मतलब ये होता है कि मकबरे के चारों तरफ सुंदर सुंदर उपवन और बाग लगाना, इसको चारबाग शैली कहते हैं। और दूसरा क्या, दोहरा गुंबद, यानी कि 2 इसमें गुंबद है और इसमें बलुआ पत्थरों का निर्माण हुआ है। और एक तरीके से जो ताजमहल, आप जो ताजमहल आज देख रहे हैं वो ताजमहल इसी जो है इसी का हुमायूं के मकबरा का एक कॉपी है। तो एक कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि ताजमहल किस निर्माण की कॉपी है, तो हुमायूं के मकबरे की कॉपी ताजमहल है। अब अगर हम बात करेंगे उसके बाद जो है अकबर, जैसे कि मुगल साम्राज्य को लंबे समय तक शासन करने वाले और केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने वाले, मुगलों के साम्राज्य का विस्तार करने वाला एक महान कोई शासक था तो अकबर थी। अकबर ने ना सिर्फ मुगलों के साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि भारतीय समाज पे उन्होंने ऐसा एक सकारात्मक परिवर्तन किया जिससे आज भी इतिहासकार सराहते हैं। तो देखते हैं इनके बारे में, अकबर के बारे में। पहली बात क्या है कि इनको 13 वर्ष की आयु में इनको राजगद्दी पे बैठना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई थी जैसे दिल्ली शासन में बैठे उसके बाद ही। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि ये जो अकबर थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन इसके बाद भी इनकी जो राजनीति है, जो कूटनीति है, एक बड़े बड़े विद्वानों से भी ज्यादा थी। तो ये कम पढ़े लिखे या न पढ़े लिखे होने के बाद भी इनकी दूरदृष्टि बहुत अच्छी थी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे
पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध जो होता है वो होता है किसके बीच में, वो होता है अफगान के सेनापति हेमू के बीच में और बैरम खान के बीच में होता है। अब देखिए बैरम खान कौन है, बैरम खान जो है अकबर का सेनापति होता है। कौन होता है, अकबर का सेनापति। जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और अकबर जब शासन सत्ता पर बैठते हैं तो अकबर अल्पायु के होते हैं, तो बैरम खान इनके संरक्षण बनते हैं। और जो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था वो हेमू और बैरम खान के बीच में लड़ा गया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अकबर जो थे इस पूरे जो युद्ध के प्रतिनिधि थे, यानी कि एक तरीके से इनके नाम से इनके द्वारा लड़ा जा रहा था, लेकिन पूरा नेतृत्व कौन कर रहा था, पूरा नेतृत्व कर रहे थे इनके सेनापति बैरम खान। और यही एक युद्ध ऐसा है जिसमें अकबर बिना युद्ध में गए ही इस युद्ध को जीत जाते हैं, यानी युद्ध क्षेत्र में बिना गए ही इस युद्ध को जीत जाते हैं। और यहीं से जो है जैसे ही हेमू की पराजय होती है वैसे ही अकबर जो है मुगल का विस्तार करते हैं। मुगलों का शासन एक केंद्रीकरण हो जाता है, एक मजबूत हो जाता है। और साथ में इन्होंने दिल्ली और आगरा पे मुगलों की सत्ता हमेशा के लिए सुरक्षित और सुदृढ़ हो जाती है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि हल्दी घाटी का ऐतिहासिक महायुद्ध 1576 में लड़ा गया था। देखिए महाराणा प्रताप का शौर्य और स्वाभिमान, देखिए मेवाड़ के पराक्रमी जो राजा थे महाराणा प्रताप थे, इन्होंने मुगलों की अधीनता अस्वीकार कर दिया, इसलिए मुगलों के बीच में और जो है महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जिनमें स्वाभाविक रूप से महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा। लेकिन कहीं न कहीं ये एक स्वाभिमान की लड़ाई थी कि ये हार गए, लेकिन अपनी स्वाभिमान से समझौता नहीं किए, इन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया और यह जो है पूरी तरीके से अपने ही जज्बे पे लड़ते रहे, अपने ही मुद्दे पे लड़ते रहे। और यही जो थे जो मुगलों का कड़ा विरोध करते थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 18 जून 1576 को अकबर के मुख्य राजपूत सेनापति राजा मान सिंह और अरावली घाटी के अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ। किसमें, महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें जो है महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा और इसमें मुगलों की जीत हुई। अब अगर हम बात करेंगे कि अकबर के कुछ समाज कल्याण के लिए क्या इनके प्रयास थे, तो पहला प्रयास ये था कि इन्होंने दास प्रथा का अंत किया 1562 ईस्वी में। उसके बाद तीर्थ यात्रा की समाप्ति कर दिया 1563 ईस्वी में और जजिया कर का उन्मूलन कर दिया, जजिया कर को समाप्त कर दिया 1564 ईस्वी में। अब देखिए तीर्थ यात्रा कर उसे कहते हैं जो तीर्थों पे जाने के बदले दिया जाता टैक्स था। जजिया कर गैर मुसलमानों पे लगता था, यानी कि जो मुस्लिम नहीं थे, जो हिंदू थे, उनके ऊपर जजिया कर लगता था। जैसे जब कोई टैक्स लेने धार्मिक यात्रा करने जाता था तो जो व्यक्ति मुस्लिम नहीं था उनके ऊपर जजिया कर लगता था और धार्मिक यात्रा कर तो सभी व्यक्तियों पर लगता था, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुसलमान थे। उसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाया। अब देखिए इन्होंने 1582 में जो दीन ए इलाही धर्म चलाया, उनका मानना यह था कि सभी धर्मों में, चाहे इस्लाम हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे ब्राह्मण धर्म हो, चाहे आपका वैष्णव धर्म हो या फिर सिख धर्म हो, सभी धर्मों में जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, चाहे बौद्ध धर्म हो, उन धर्मों से अच्छी चीजों को निकाल कर एक अच्छा धर्म बनाया जाए, सभी की बुराइयों को हटा दिया जाए, सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों को लाकर अच्छा धर्म चलाया जाए, उसी को कहते हैं दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही धर्म चलाने वाला व्यक्ति कौन था, वो थे अकबर। अब देखिए इसी दीन ए इलाही धर्म, इसी के नाम पे इलाहाबाद जो प्रयागराज है, उसी प्रयागराज का नाम इलाहाबाद पड़ा। इलाहाबाद कैसे पड़ा, क्योंकि इलाहाबाद किस पे आया है, इलाही धर्म पे आया। किस पे आया है, इलाही धर्म पे आया। और कब उसका पूजा किया गया था, 1582 में। अब एक चीज देख लीजिए, ये 1582 में जो दीन ए इलाही धर्म चलाया गया था, उस दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला सिर्फ एक हिंदू शासक था, वो कौन था, बीरबल था। कौन था, बीरबल हिंदू थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसके तहत इन्होंने इबादत खाना बनवाया। इसी धर्म के तहत इन्होंने इबादत खाना बनवाया, जिसमें सभी धर्मों के विद्वान एक साथ रहते थे, सभी दार्शनिक चर्चा करते थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि बुलंद दरवाजा बनवाया,
एक विजय का विशाल प्रतीक है, एशिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। और इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया गुजरात विजय के बाद अकबर ने कराया फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर के द्वारा। और कब बनवाया? जब गुजरात विजय करके आए थे 1572 में और 73 में, तब बनवाया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में, यानी कि जो अकबर के पुत्र जहांगीर है उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जहांगीर को एक तरीके से सलीम भी कहा जाता था, वही अनारकली वाला सलीम भी कहा जाता था। और जहांगीर जो थे वो कला के बड़े ज्ञाता थे, कला प्रेमी थे। और इनके बारे में तो यह भी कहा जाता था कि यह किसी भी कलाकार की कला को देखकर यह अनुमान लगा लेते थे कि किस कलाकार की कलाकृति है। ये इतने कला प्रेमी थी। उसके बाद उनके दरबार में उस्ताद मंसूर एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, जो अक्सर पशु पक्षियों की जीवंत चित्रण करते थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि सोने की न्याय की जंजीर एवं ब्रिटिश आगमन, देखिए समझिए, उस समय इन्होंने, जो जहांगीर थे, वो पीड़ित जनता के न्याय की सीधी पुकार सुनने के लिए इन्होंने घंटियों वाला जंजीर लगवाया। यानी कि घंटियों वाला जंजीर अगर कोई बजाता था तो इनको यह लगता था कि नहीं, अब उस पीड़ित जनता को न्याय की जरूरत है। और इसकी जो है आगरा के किले में इन्होंने 60 घंटियों वाला एक सोने का जंजीर लगाया। उसके बाद इन्हीं के शासनकाल में, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में सन 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर पहली बार कैप्टन हॉकिंस व्यापार की अनुमति लेने के लिए भारत आए। उसके बाद सर थॉमस मोनरो ने 1615 ईस्वी में ब्रिटिश राजपूत मुगल दरबार में आए थे व्यापारिक कोठियों की अनुमति लेने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे शाहजहां के बारे में, यानी कि जो आपके जहांगीर के पुत्र शाहजहां थे उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि शाहजहां का काफी यहाँ पे भारत में एक योगदान रहा है ताजमहल को लेकर। और यहाँ के तो देखेंगे शाहजहां ने ताजमहल का, यानी कि मुमताज महल या ताजमहल कहते हैं, उसका निर्माण करवाया था। और शाहजहां अपनी 14वीं पत्नी मुमताज के याद में बनवाया था ताजमहल। और ये एक तरीके से स्वर्णिम युग माना जाता है, यानी कि कला की अगर हम बात करें, स्थापत्य कला की बात करें तो एक स्वर्णिम युग माना जाता है। और इस ताजमहल की अगर हम बात करें कि मकराना के सफेद संगमरमर से बना है और इसकी पितरा ड्यूरा तकनीक के प्रयोग से इसको विश्व प्रसिद्ध ताजमहल बनाया गया है। अगर हम बात करेंगे उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल के मुख्य वास्तुकार, जिनके निर्देशन में 22 वर्षों तक ये भव्य अजूबा तैयार हुआ। तो देखिए, मुख्य इसके इंजीनियर कौन थे ताजमहल का? कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। अगर हम बात करेंगे कि इन्होंने, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया और साथ में इन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। उसके बाद इन्होंने शाहजहांबाद बनवाया और वहां पे बलुआ पत्थरों से अभेद लाल किला बनवाया। उसके बाद इन्होंने मयूर सिंहासन बनवाया। मयूर सिंहासन सोने, चांदी और हीरो मोती से एक जड़ा हुआ एक सिंहासन बनवाया। और उसमें एक कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। कौन? कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, जिसको बाद में अंग्रेजों ने ले लिया। अगर हम बात करेंगे औरंगजेब के बारे में, यानी कि शाहजहां के बाद जो औरंगजेब था, जो काफी क्रूर शासक था, वो अक्सर हिंदुओं की हत्या करवा देता था, ब्राह्मणों को, सिखों को जिंदा कटवा देता था। एक क्रूर शासक के रूप में इतिहासकार उसको बताते हैं। और इसके अंदर धार्मिक कट्टरता थी। अब देखिए, उसके बाद देखिए, औरंगजेब जो है भौगोलिक विस्तार किया, यानी कि मुगलों साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार किया। और इन्होंने दरबार में संगीत, शराब, झरोखा, दर्शन, जुए पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। और एक तरीके से जो कुरान में साफ साफ हिदायत दी गई थी उसी के अनुसार शासन करना चाहता था। और इसीलिए इसको जिंदा पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। और इसने 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया। तो देखिए, हिंदुओं पे जजिया कर किसने समाप्त किया था? 1563 ईस्वी में किसने किया था? अकबर ने किया था।
और पुनः वापसी के कब हुआ? 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने किया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे औरंगजेब के घातक धार्मिक और सैन्य संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे इसका सिखों से संघर्ष हुआ और सिखों के 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर जी औरंगजेब ने इस्लाम न करने के कारण, यानी कि औरंगजेब ने जब इनको कहा तेज बहादुर से कि इनसे कहा कि आप इस्लाम ग्रहण कर लीजिए, और जब तेज बहादुर जी जो सिख के 9वें गुरु थे उन्होंने जब इस्लाम ग्रहण नहीं किया तो उसने दिल्ली के चांदनी चौक पे इनकी क्रूरता से हत्या करवा दी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मराठा साम्राज्य से इनका सीधा टक्कर होता था और इन्हीं औरंगजेब से हमेशा मराठा जो है छापेमार या गोरिल्ला युद्ध नीति से लड़ा करते थे और इसी से मुगल जो है हार जाते थे। मुगलों को बड़ा सामना करना पड़ता था संघर्षों का, क्योंकि मराठा उस समय गोरिल्ला तकनीकी से युद्ध लड़ते थे। अब अगर हम बात करेंगे दक्कन का नासूर के बारे में, तो औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष दक्षिण विजय में खपा दिया। यानी कि जो औरंगजेब था उसका भी जीवन कोई बहुत शांतिपूर्ण नहीं रहा है। वो हमेशा धार्मिक कट्टरता की वजह से, भौगोलिक विस्तार के कारण, उसकी महत्वाकांक्षा की वजह से हमेशा वो युद्ध में लड़ा रहता था और वो अपने जीवन के अंतिम 25 वर्षों में वह दक्षिण भारत में अपने विजय रथ को बढ़ाना चाहता था, लेकिन वह इस पे जीत नहीं पाया। अब अगर हम बात करेंगे कि औरंगजेब ने स्थापत्य कला में अपने क्या क्या योगदान दिए हैं, तो इसने बीबी का मकबरा बनवाया है औरंगाबाद में और मोती मस्जिद बनवाया है दिल्ली के लाल किला के पास। अगर हम बात करेंगे इसकी प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में, तो मुगल साम्राज्य में वजीर किसे कहते थे? वजीर कहते थे प्रधानमंत्री को, और राजा के बाद सबसे बड़ा अधिकारी वजीर होता था। उसके बाद एक होता था दीवान ए आला जो वित्तीय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसके बाद एक होता था मीरा बख्शी कौन होता था? सैन्य अधिकारी होता है, सैन्य प्रमुख होता था। उसके बाद हम बात करेंगे जो गांव होता था, गांव का मुखिया होता था मुकद्दम, और इसके देखरेख कौन करता था? पटवारी करता था। कई गांव मिलकर परगना या तहसील बनते थे। परगना का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सिकदार होता या आमिल होता था। कई परगना या तहसील मिलकर जिला बनते थे, जिसको सरकार कहते हैं, और इसका मुखिया फौजदार या अमल गुजार कहते थे। और कई सरकार या कई जिला मिलकर सूबा या प्रांत बनता था, और सूबा और प्रांत के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को सूबेदार या नाजिम कहते थे, और इसका मुख्य काम ये होता था प्रांत में शांति व्यवस्था रखना और कर व्यवस्था को नियंत्रित करना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 1574 में शुरू की गई ऐतिहासिक नौकरशाही, देखिए मुगल सैन्य में पहली बार मनसबदारी व्यवस्था अपनाई गई। अब देखिए मनसबदारी व्यवस्था का मतलब क्या है? मनसबदारी एक पद था। क्या था? पद था। मुगलों में अमीरों को एक मनसबदारी व्यवस्था की जाती, जैसे जात के आधार पर रैंक यानी कि रुतबे के लिए। उसके बाद सवार के आधार पर उनको रैंकिंग, यानी कि कौन घोड़े के सवार को रखेगा, कौन से पैदल सेना को रखेगा। इस तरीके से मनसबदारी व्यवस्था अमीर और गरीब प्रशासनिक अधिकारी के बीच में बांटा गया। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे 10 साला राजस्व प्रणाली और मुद्रा, देखिए अकबर बड़ा दूरदृष्टि वाला व्यक्ति था। तो अकबर ने अपने पूरे शासन काल में उसने एक व्यवस्था लाई थी 10 साला राजस्व प्रणाली। 10 साला राजस्व प्रणाली का मतलब क्या होता था कि पिछले 10 वर्ष के उत्पादन के अनुपात को के आधार पर जो टैक्स लगता था उसी को कहते थे 10 साला राजस्व प्रणाली। अब वह 10 साल के लिए, अगर मान लीजिए कोई आज 2026 में 10 साला पद्धति के साथ कोई एक मानक निर्धारित कर दिया कितना टैक्स लगेगा, तो इससे 10 वर्ष बाद अब पुनः उसकी समीक्षा करके 10 वर्षों के आधार पर पुनः उसकी मानक तय किया जाएगा। तो 10 साला प्रणाली को 10 साल के लिए स्थायी टैक्स लगाए गए व्यवस्था को, स्थायी लगान की व्यवस्था को कहते थे 10 साला राजस्व व्यवस्था। उसके बाद इन्होंने चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, यानी कि चांदी के सिक्के को रुपए, सोने के सिक्के को असरफी और मुहर कहते थे, और इन्होंने और छोटे सिक्के को दाम कहते थे। तो इन्होंने मुगल काल में इस प्रकार से रुपये चले। अब अगर हम बात करेंगे मुगल दरबार में एक संस्कृति आती थी जिसको कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब। देखिए गंगा जमुनी तहजीब का मतलब ये होता था कि मुगल दरबार में सभी धर्म के लोग एक साथ रहते थे, हिंदू मुसलमान सभी धर्म के लिए एक साथ रहते थे, एक साथ भोजन करते थे
और वस्त्र इस तरीके से पहनते थे जिससे यह नहीं पता किया जा सकता था कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, तो इसी को कहा जाता था गंगा जमुनी तहजीब। अब अगर हम बात करेंगे कि मुगल काल का जो अंतिम शासक था, तो मुगल काल के जो अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर थे, और इन्होंने जो है 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। अंग्रेजों से जब ये हार गए तो उसके बाद इनको अंग्रेजों ने विद्रोह के विरोध में इनको सजा के रूप में इनको म्यांमार के रंगून भेजा। अरे वही जो आप गाना सुनते हैं मेरा पिया गया रंगून, उसी रंगून पे इनको भेज दिया गया था, और वहां पे उनका 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब अगर हम बात करेंगे कि इनके पतन के बारे में क्या है कि क्या मुख्य कारण था मुगल साम्राज्य के पतन के, क्या कारण था, तो पहला था औरंगजेब के अदूरदर्शी नीतियां, यानी कि वो लंबी लड़ाई लड़ता था, धार्मिक कट्टरता था, और वह दूरदृष्टि नहीं था। तो सबसे बड़ा कारण यह था कि औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को काफी खोखला कर दिया था। साथ में अयोग्य उत्तराधिकारी, यानी कि औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए वो अयोग्य आए, वो अक्सर जो है काफी अकर्मण्य और विलासी थे, कमजोर साबित हुए। उसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक खोखलापन, जैसे कि जो मुगल साम्राज्य था वो ताजमहल, लाल किला, और जैसे कि फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा जो ये निर्माण करवाया, तो इससे क्या ये आर्थिक रूप से कमजोर हुए, इनका खजाना खाली हुआ, तो एक तरीके से आर्थिक खोखलापन कारण हुआ। उसके बाद नादिर शाह का आक्रमण, देखिए 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने मुगल काल के दिल्ली शासन पे हमला किया था, और उसके बाद काफी लूट मचा दिया, और वहां से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी लूट कर चले गए। तो एक तरीके से आर्थिक रूप से ये कमजोर हो गए। और साथ में एक सबसे बड़ा कारण था कि ब्रिटिश आधुनिक सैन्य तकनीकी का विस्तार किया, तो ब्रिटिशों के सामने ये कमजोर पड़ गए। तो यह था मुगल काल के पतन का मुख्य कारण। अगर हम बात करेंगे कि इनके प्रश्नोत्तरी से संबंधित, तो देखिए प्रश्न आपका क्या है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस तिथि को लड़ा गया था, तो आपको पता होना चाहिए 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे किस मुगल युद्ध में बाबर ने पहली बार जिहाद का नारा लगाया था, तो हमने आपको पहले बताया था कि खानवा के युद्ध में पहली बार जो है जिहाद का नारा लगाया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे किसने अकबर से पूर्व चांदी के प्रसिद्ध रुपया सिक्के की शुरुआत की, तो शेर शाह सूरी ने अकबर से पहले चांदी सिक्के की शुरुआत की थी। उसके बाद हम बात करें अकबर ने किस वर्ष प्रसिद्ध जजिया कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया था, तो 1564 में पूरी तरीके से जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उसके बाद हम बात करेंगे मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस सम्राट को कहा जाता था, तो आपको पता है जहांगीर जो चित्रकारों के चित्राकृति के आधार पर बता देता था कि कौन चित्रकार ने उस कला को या कलाकृति को बनाया है, तो वो कौन थे, जहांगीर थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दिन ए इलाही स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू दरबारी कौन थे, तो वो थे आपके बीरबल, जो उनके सहायक थे, एक 9 रत्नों में शामिल थे, तो वो थे बीरबल। उसके बाद अगर हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था, तो वो करवाया था शाहजहां ने करवाया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे किस मुगल शासक को चांदी के प्रसिद्ध रुपया सिक्के की शुरुआत की, तो वो किया था शेरशाह सूरी ने। उसके बाद हम बात करेंगे किस मुगल शासक को इतिहास में जिंदा पीर के नाम से जाना जाता, तो वो जाना जाता था औरंगजेब को, क्योंकि औरंगजेब ने जुआ, शराब और जितने भी इस्लाम के नैतिकता के विरुद्ध सारी चीजें थी उसको पाबंदी लगा दिया था, बंद करा दिया था। इसके लिए औरंगजेब को पीर कहा जाता था। उसके बाद ये कहते थे मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत सवार शब्द किसको दर्शाता है, तो यह घुड़सवारों की संख्या को लेकर दर्शाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक औपचारिक रूप से शासन कौन था, तो वो था बहादुर शाह जफर, जो है अंतिम रूप से जो है 1762 ईस्वी में 64 ईस्वी में मारे गए थे। अगर हम बात करेंगे कि आज हम लोगों ने मुगल काल पढ़ा, और मुगल काल से जो है अक्सर परीक्षा में UPSSC पेट और इससे आने वाली जो परीक्षा उसमें पूछा जाता है, तो आपको यह नोट्स कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय दें, और अगर किसी प्रकार की डाउट है तो कमेंट में अपनी बात जरूर करें। थैंक यू वेरी